तो आज एमएसटी का विजन, एमएसटी का रोड मैप और एमएसटी का न्यू अपडेट क्या है और ब्लॉकचेन अब किस तरह से डेवलप एंड वेब 3 पर होने वाला है। तो आज की वीडियो अंत तक और लास्ट तक बने रहें, जबरदस्त आप सबको विजन मालूम चलने वाला है, तो मिस ना करें ये पूरा बिजनेस मॉडल। इंटरनेट पे चलने वाली एक बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जो कि सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और डिसेंट्रलाइज होती है। ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसे ब्लॉकचेन बोला गया। हमारा एसेट, हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है जो कि ऑन चेन होता है, मतलब हर कोई इसे देख सकता है। भी ट्रांजेक्शन्स में सारे सिक्योर और परमानेंट होते हैं। दुनिया में सबसे पहली बार एक बहुत प्रचलित क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने इसे यूज किया 2008-2009 में स्टार्ट किया, और आज मोर देन 17 ईयर्स में एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है कि ब्लॉकचेन के यूज से विदाउट एनी सेंट्रलाइज अथॉरिटी, पीयर टू पीयर हम लोग एक दूसरे को कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। और एक क्रिप्टो करेंसी बनाई गई जो कि फिएट करेंसीज के अगेंस्ट में है। और फिएट करेंसीज अनलिमिटेड प्रिंटिंग होती है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन एक कॉमन पर्सन या पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है। उसके बाद में इथेरियम, विटालिक सर ने पूरी दुनिया को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया कि अब ब्लॉकचेन पर आइए, आपको कोई फिजिकल पेपर की जरूरत नहीं, कोई मिडल मैन की जरूरत नहीं। सॉलिडिटी टेक्निकल लैंग्वेज है, उसके थ्रू आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाइए और वो सारी की सारी चीजें ऑटोमेटेड रहेगी और ट्रस्ट वर्दी रहेगी। डिजिटल एसेट, सबसे पहला डिजिटल एसेट जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रोथ दे चुका है वो है बिटकॉइन। बट उसके बाद में भी बहुत सारे डिजिटल एसेट्स आए, और हमारे इकोसिस्टम में भी आपको एक ऐसा डिजिटल एसेट ग्रैब करने का मौका मिल रहा है जो कि भारत में कुछ ही लोगों को मिलेगा। उसके बाद एनएफटी और डिजिटल कलेक्शंस, ये भी ऐसी चीजें हैं ब्लॉकचेन में जिसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। तो एज कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पे अच्छा ग्रोथ मिलता है। और क्योंकि ये ऑन चेन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, हम लोग इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। पूरा इकोसिस्टम ट्रस्टेड एंड डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम होता है, और ये टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर है। सबसे इम्पोर्टेंट पूरे इकोसिस्टम में अगर मैं बात करूँ, फिएट करेंसीज, जिसके लिए हम लोग उम्र के 25 से 30 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में हम लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। पूरा ओवरऑल इकोसिस्टम मनी पर ही डिपेंड है, क्योंकि हर चीज पैसे से ही बाय की जाती है। बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस अभी आ चुका है। जो लोग समझदार है वो लोग फिएट करेंसीज के अगेंस्ट में डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज, उसमें भी लेयर वन ब्लॉकचेन के जो नेटिव कॉइन होते हैं उसको ज्यादा होल्ड करते हैं। उसके पीछे बहुत सारे टेक्निकल स्ट्रॉन्ग रीजन है। फिएट करेंसीज मेल्टिंग आइस की तरह है, बिटकॉइन ये डिजिटल गोल्ड माना जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, माइक्रो स्ट्रेटेजी आज बिटकॉइन कर रही है। बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स बाहर देश की गोल्ड को कैसे रिजर्व करती है, वैसे बिटकॉइन को रिजर्व कर रही है। बट ये एक दिन में नहीं हुआ। स्टार्टिंग में जब बिटकॉइन का वाइट पेपर आया था कि कोई भी ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसीज जब आती है, तो टेक्निकल प्रैक्टिकल तरीके से ट्रस्ट के लिए वो लोग सबसे पहले अपना वाइट पेपर गिटहब पर या पब्लिकली पब्लिश करते हैं। और उसमें जाकर हम लोग जब उसका टेक्निकल रीजंस या प्रॉब्लम सॉल्यूशंस देखते हैं, तभी वो एक्सेप्टेबल होता है। हमारे इकोसिस्टम में भी आपको हमारे लेयर वन ब्लॉकचेन का वाइट पेपर मिलेगा, जो टेक्निकल प्रैक्टिकल तरीके से आपको नॉलेज भी देगा और आपको ट्रस्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स भी देगा। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की डिमांड होती है, तो वो होता है कि उससे एक कॉमन पर्सन के कितने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रहे हैं, कितनी अच्छी सर्विस दी जा रही है। तो यहाँ पर चॉइस आपकी रहेगी कि आप आपका फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं,
एज कंपेयर टू अदर करेंसीज, जिसमें मिंटिंग एंड माइनिंग प्रोसेस, इस वजह से इस इकोसिस्टम पर ट्रस्ट किया जाता है, क्योंकि कहीं अनलिमिटेड प्रिंटिंग हो रही है, किसी को बताया नहीं जा रहा है, हम लोग उसके लिए वर्क करे जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़े जा रहा है। 24 आवर्स में जहाँ 10 आवर्स काम करते थे, वहाँ 2-3 आवर्स और एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, बट फिर भी जो पैसा है वो मतलब काम में नहीं आ पा रहा उतना जितना सेविंग नहीं कर पा रहे। तो क्यों ना ऐसी चीजों को देखा जाए और ऐसे प्रोसेस को उसको समझा जाए, जहाँ पे मिंटिंग और माइनिंग ये प्रोसेस है, ये पूरी डिसेंट्रलाइज रहेगी, ट्रांसपेरेंट रहेगी और ऑडिटेबल भी रहेगी। ट्रस्ट एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी पे डिपेंड नहीं रहेगा, ये पूरा डिसेंट्रलाइज रहेगा, जिसमें डिजिटल माइनिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, और ये नेटवर्क को भी सिक्योर करती है। और हम लोग जिस इकोसिस्टम में है, वहां पर डिजिटल मिंटिंग हो रही है, जिसमें अभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लिमिटेड है, वेरीफाइबल एंड सिक्योर, क्योंकि ये सारी चीज वेरीफाइबल है और सिक्योर है, फुल्ली ऑडिटेबल है ब्लॉकचेन में। इस वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स इसको स्टोर करती है, क्योंकि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रस्ट कर सकते हैं। So welcome to our ecosystem, that is MST Layer 1 blockchain। भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन ऑलरेडी 18 मंथ से ज्यादा हो चुका है, मेननेट और टेस्टनेट पर लाइव है। ये एक डिसेंट्रलाइज पब्लिक लेयर 1 ब्लॉकचेन है, जिस वजह से हर कोई इसे यूज कर सकता है, देख सकता है। और एज कम्पेयर टू अदर लेयर 1 ब्लॉकचेन, दैट इज बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, बीएनबी, ये दुनिया के ऐसे लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कर चुके हैं। और उसके पीछे जो स्ट्रॉन्ग रीजंस है टेक्निकली, उसको बहुत अच्छे से स्टडी कर कर पूरा हाइब्रिड लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाया गया है। और सबसे पहले जब हम लोग भारत का लेयर 1 ब्लॉकचेन बोल रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम सबसे स्पेशली ध्यान दिया गया कि भारत में कैसे इस लेयर 1 ब्लॉकचेन को यूज केस में लाया जाए, कैसे एक कॉमन पर्सन इसे यूज करे। उसके लिए स्पेशली एक सरल प्रोटोकॉल डिजाइन किया है, ताकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या जूम मीटिंग हम लोग नॉर्मल तरीके से, जिस ईज तरीके से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, वैसे ही एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन को यूज किया जाए, उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी कुछ महीनों के लिए हम लोग जूम मीटिंग, फिजिकल मीटिंग्स, पर्सनल मीटिंग्स के थ्रू शेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि ये कुछ ही समय के लिए है। ऑलरेडी 18 मंथ्स हो चुके हैं, मोर देन 72,000 प्लस लोग ऑलरेडी इंडिया में इससे कनेक्टेड है। पूरे ब्लॉकचेन में जब सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं होती है, तो डिसेंट्रलाइज तरीके से जो ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड होते हैं, उसके लिए नोड्स होते हैं। पूरा ब्लॉकचेन नोड्स पर रन करता है, और पूरे ब्लॉकचेन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है नोड्स का। और वो हमारे इकोसिस्टम में ओपन तरीके से, ओपन सोर्स भी हम बोल सकते हैं, हर एक के लिए ये अपॉर्चुनिटी जूम मीटिंग्स, फिजिकल मीटिंग्स के थ्रू कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है एज कम्पेयर टू अदर लेयर 1 ब्लॉकचेन और हमारे नोड वैलिडेशंस में? अदर लेयर 1 ब्लॉकचेन्स में तो, बिटकॉइन में तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये हिडन रखी गई, कुछ लोगों को ही सिलेक्ट किया गया, बट यहाँ पर ये ओपन सोर्स में सबको बताया जा रहा है। दूसरी चीज, एज कम्पेयर टू अदर लेयर 1 ब्लॉकचेन्स, आपको बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज चाहिए। माइनिंग में करोड़ों रुपए लगते हैं, कंप्यूटेशनल पावर लगता है, बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें होती है जो हम लोग फॉलो नहीं कर पाए, तो हमें पेनल्टीज भी लगती है। बट जब डिजाइन किया गया तो ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर्स, तो ये बहुत कम लोगों को पता है इंडिया में। तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया, बहुत सिंपल तरीके से। आप इकोसिस्टम को समझिए, अपॉर्चुनिटी को आप बहुत इजीली ग्रैब कर सकते हैं। ना आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है, ना आपको करोड़ों रुपए की जरूरत है, ना आपको किसी को ये बताना है, ऐसी कोई मैंडेटरी कंडीशन है। बट ये लिमिटेड है। 21 नोट्स है पूरे, जिसमें पहले 3 नोट्स
स्टेकिंग प्रोटोकॉल अपग्रेड, स्टेबिलिटी, इन सब के लिए टेक्निकल तरीके से यूज में आता है। क्यों? उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन है, क्योंकि ब्लॉकचेन में जो नोड वैलिडेटर्स को या मिंटिंग प्रोसेस होती है उसके अगेंस्ट में जो रिवॉर्ड जनरेट होते हैं वो नेटिव कॉइन होते हैं। और पूरे ब्लॉकचेन में विदाउट नेटिव कॉइन कोई भी आप अपग्रेड, प्रोटोकॉल, स्टेबिलिटी कुछ भी चीज नहीं कर सकते। इस वजह से 3 नोड स्टेकिंग के लिए रखे हुए हैं, ताकि कभी भी अगर कुछ जरूरत पड़े तो वो रिवॉर्ड्स प्रॉपरली यूज करके इकोसिस्टम को स्टेबल बनाया जाए, अपग्रेड किया जाए। और बचे हुए जो 18 नोड्स है वो आपके मेरे एक कॉमन पर्सन के लिए ओपन है। ये एक चीज सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारे इकोसिस्टम में एज कम्पेयर टू अदर लेयर वन ब्लॉकचेन या नोड वैलिडेशन में। यहाँ पे सबसे ज्यादा होल्डिंग पावर पब्लिक को दी गई है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में पब्लिक अगर रोल प्ले नहीं करेगी तो वो सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। इस 18 नोड्स को हमने डिवाइड किया, एक नोड को 70,000 फ्रैक्शंस में, ताकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहे और हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सके और नेटवर्क स्ट्रांग रह सके, एक जगह सीमित ना रहे। तो आज जितने भी 72,000 नोड वैलिडेटर्स है, ये अलग अलग जगह पर इंडिया के नोड वैलिडेटर्स सिक्योर तरीके से ब्लॉकचेन को सिक्योर भी कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से ये डिसेंट्रलाइज भी है, पावर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल सिर्फ 12,60,000 फ्रैक्शंस है। इतने ही फ्रैक्शंस है, इसके बाद में कोई भी नोड वैलिडेटर नहीं बन पाएगा। यही वो लोग हैं जिन्हें 7 नवंबर 2044 तक डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू नेटिव कॉइन्स रिवॉर्ड के स्वरूप पर आने वाले हैं। और यही वो पर्सन रहेंगे जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी। यही वो पर्सन रहेंगे जो नेटिव कॉइन को मार्केट में P2P में, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जब भी नेटिव कॉइन की जरूरत पड़ेगी, यही वो लोग रहेंगे जो अपने एसेट को सोल्ड करेंगे, सेल करेंगे। और यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज, नोड वैलिडेटर जब डिसेंट्रलाइज होता है तो नेटिव कॉइन का रेट डिसाइड करना उसके हाथ में होता है। तो 100% कंट्रोल हमारे एसेट का हमारे पास है। आईडीओ इनिशियल डेक्स ऑफरिंग स्टार्ट था 7 नवंबर 2024 को। ये जो प्राइसिंग डिसाइड की गई है, अल्गोरिदम इसमें ऐसा सेट किया है, जैसे जैसे इंडिया में पर फ्रैक्शन बाइंग होगी इसका रेट इंक्रीज होगा, और कॉइन्स जो है, जो रिवॉर्ड स्वरूप में नेटिव कॉइन्स मिल रहे हैं, वो डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे। स्टार्टिंग प्राइस 1000 प्लस 18% जीएसटी के साथ में स्टार्ट हुआ था। 18% जीएसटी इसलिए क्योंकि ये वर्चुअल डिजिटल एसेट कहलाता है और ये इनिशियल टैक्स ऑफरिंग के थ्रू नोट सेलिंग करी जा रही है। 1180 में केवाईसी करने के बाद 18% जीएसटी देने के बाद ऑनलाइन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंटी मॉनिटरिंग भी एमएसटी इकोसिस्टम फॉलो कर रहा है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके जगह आपको कोई पैसे नहीं दिए जा रहे। आपको एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सर्विस के तौर पर नोड वैलिडेटर जो है उसके अगेंस्ट में आपको रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं, जो कि नेटिव कॉइन है, और ये वर्चुअल डिजिटल एसेट कहलाता है। यहाँ पर डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू जब ये 1180 रुपीज फ्रैक्शन था, तब ये रफली नियर अबाउट 20 MSTC नेटिव कॉइन्स मिलते थे। बट अब बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है 18 मंथ्स में। ये 1180 का फ्रैक्शन 5500 के ऊपर चल चुका है, और कॉइन्स सिर्फ आ रहे हैं 8.23। तो आप देख सकते हैं 3 to 4 टाइम्स पर फ्रैक्शन का प्राइस तो इंक्रीज हुआ है, बट पैसे ज्यादा देने के बाद भी कॉइन कम ही मिल रहे हैं। 20 कहाँ और 8.23 कहाँ, तो 50% से भी कम कॉइन मिल रहे हैं। और ये ऐसा चलते रहेगा। सेकेंड स्टेज अभी स्टार्ट है, जिस वजह से 11,000 रुपीज तक ये एक फ्रैक्शन जाएगा और कॉइन डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे। और लास्ट स्टेज में यही फ्रैक्शन 20,000 प्लस 18% जीएसटी के साथ में पर फ्रैक्शन सोल्ड आउट होंगे, और कॉइन मिलेंगे सिर्फ पर फ्रैक्शन 3.92, जो कि आपको रिवॉर्ड के स्वरूप मिलने वाले हैं। ये
पूरे ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में नोड वैलिडेशन का जो प्रोसेस है वो पहली बार ओपन सोर्स में ओपनली हर एक के लिए ओपन किया गया। इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको जो रिवॉर्ड मिलने वाला है उसका क्या करेंगे। वो जो रिवॉर्ड है एज कम्पेयर टू अदर लेयर वन ब्लॉकचेन, जैसे ब्लॉकचेन में सबसे पहले बिटकॉइन ब्लॉकचेन आया था, उसका जो नेटिव कॉइन है पिछले साल दिवाली में नियर अबाउट 1 करोड़ के ऊपर एक कॉइन का प्राइस था। तो आपको हर दिन जो नेटिव कॉइन्स रिवॉर्ड के स्वरूप में मिल रहे हैं वो आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकते हैं। और पूरे लेयर वन ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें तो 2 से 5 साल में उस नेटिव कॉइन का जो रेट होता है वो बहुत बड़े लेवल पे जाता है। उसके पीछे के स्ट्रॉन्ग रीजंस है कि 21 नोड्स जैसे एक्टिव हो जाएंगे, पूरा एमएसटी इकोसिस्टम क्रिप्टोग्राफी के लिए मैच्योर्ड हो जाएगा। और ऑलरेडी हमारे मेननेट और टेस्टनेट पे जो प्रोजेक्ट्स टेस्टनेट पे ऑलरेडी आ चुके हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो लाइव हो जाएंगे, जिस वजह से हर ट्रांजेक्शन्स पर एमएसटीसी नेटिव कॉइन्स लगेंगे। क्योंकि पूरे ब्लॉकचेन में गैस फीस जो ट्रांजैक्शन फीस होती है वो लेयर वन ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन के द्वारा ही की जाती है, जिस वजह से एक स्ट्रॉन्ग डिमांड हर वक्त इसका होता है। और इसी का को रिलेशन या डायरेक्टली इफेक्ट एमएसटीसी नेटिव कॉइन पे पड़ेगा। और एमएसटीसी नेटिव कॉइन पे पड़ने से जो भी लोग नोड वैलिडेटर्स है उनको जो रोज नेटिव कॉइन्स आ रहे हैं उसके रेट में इंक्रीजिंग होगी। पूरे इकोसिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम, सबसे इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी नोड वैलिडेटर की ही है। और बहुत ही कम पैसे में एज कम्पेयर टू अदर लेयर वन ब्लॉकचेन आप नोड वैलिडेटर बन पा रहे। अभी 10th नोड एक्टिव है, जिस वजह से पर फ्रैक्शन 8.23 कॉइन आएंगे। और 21 नोड तक आप देख सकते हैं सिर्फ 3.92 ही कॉइन पर फ्रैक्शन आएंगे। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस भी हमको टेक्निकल प्रैक्टिकल तरीके से समझना है, ताकि आप अपने नेटिव कॉइन्स को ज्यादा होल्ड कर पाए। आज जो 10th फ्रैक्शन में 8.23 कॉइन आ रहे हैं, आप सोचिए अगर 21 नोड एक्टिव हुआ तो नियर अबाउट 2 दिन लगेंगे यही कॉइन आने के लिए। और आफ्टर हॉल्विंग, जो कि एक टेक्निकल पार्ट है, तब तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कम कॉइन्स मिलने वाले हैं। कॉइन होल्डिंग की पावर के साथ साथ पेशेंस और नेटिव कॉइन्स को कैसे यूज केस में लाया जाता है ब्लॉकचेन में, वो जानने के बाद में ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि अभी हम सही समय पर है, क्योंकि ज्यादा नेटिव कॉइन्स इकट्ठा कर। अगर हम बात करें 7 नवंबर 2024 को जब ये स्टार्ट हुआ था तो 20 कॉइन्स मिलते थे, तो आज उनके पास में ज्यादा नेटिव कॉइन्स इकट्ठा हो रहे हैं। और मान लेते हैं हम लोग यही सेशन एक 21 नोड में करेंगे तो आज का इंपॉर्टेंस बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि तब तक आपके पास में बहुत सारे नेटिव कॉइन्स इकट्ठा होंगे जो कि सबसे बड़ा ग्रोथ ब्लॉकचेन में देते हैं। टोटल 840 करोड़ 13,87,459 ही कॉइन्स आने वाले 20 ईयर्स में, एज कम्पेयर टू अगर मैं 7 नवंबर 2024 की बात करूं, इतने ही कॉइन्स बाहर आएंगे। ब्लॉक टाइमिंग ब्लॉकचेन में होता है 3 सेकंड का ब्लॉक टाइमिंग है, जिसमें 200 एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिंट हो रहे हैं। बट हॉल्विंग ये 50% सप्लाई रिड्यूस कर देता है। हम लोग ऑलरेडी हॉल्विंग ईयर में है, यही सेकंड में हॉल्विंग के बाद में 100 एमएसटीसी कॉइन मिंट होंगे, सप्लाई 50% रिड्यूस। तब एक्चुअल डिमांड या एक्चुअल जो पहले लोग आए हैं उनको पता चलेगा कि हमारे पास कितने नेटिव कॉइन्स इकट्ठा हो चुके हैं। हर 2 साल में एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में हॉल्विंग है, ऐसे 20 साल में 10 हॉल्विंग होगी। और ये हॉल्विंग के बाद में नेटिव कॉइन इकट्ठा करना बहुत रेयर हो जाएगा। टोकोनॉमिक्स पूरे क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 420 करोड़ कॉइन, अगर हम लोग रफली 840 करोड़ कॉइन पकड़े एमएसटीसी, जो आने वाले 20 ईयर्स में बाहर आने वाले थे, जिसमें ऑलरेडी 18 मंथ्स कंप्लीट कर चुके हैं, पहले 2 साल में 50% कॉइन बाहर आएंगे।
और उतने ही कॉइन्स बाहर आने के लिए 18 ईयर्स लगेंगे। और इसी वजह से अगर हम लोग टोकोनॉमिक्स समझते हैं तो यहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा करने से आपके पास में जो कॉइन्स है नेटिव कॉइन्स उनकी ज्यादा डिमांड रहेगी, क्योंकि सप्लाई आप देख सकते हैं 2 ईयर्स और 18 ईयर्स, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके बीच में हॉल्विंग आएगी, हर जगह नेटिव कॉइन्स की डिमांड रहेगी। जितने भी प्रोटोकॉल्स यूज के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एनएफटी मिंटिंग्स, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, जब भी एमएसटी इकोसिस्टम में आएगी हर जगह एमएसटीसी नेटिव कॉइन की डिमांड रहेगी, क्योंकि उसके बिना कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हो पाएंगे। तो एक ह्यूज डिफरेंस, या ये टोकेनोमिक्स जिस तरीके से डिजाइन किया है ऑटोमेटिकली इसके प्राइस पे इफेक्ट करेगा। अर्ली फ्रैक्शन बायर को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, जैसे कि जिन लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी 7 नवंबर 2024 को ग्रैब करी, डेफिनेटली उन्हें प्राइस भी कम लगा और नेटिव कॉइन्स उनके पास में ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पर ये हमें समझना है। पूरे ब्लॉकचेन में और एक अपॉर्चुनिटी जो सिर्फ और सिर्फ नोड वैलिडेटर को मिलती है, आपको कॉइन्स तो 7 नवंबर 2044 तक मिलेंगे। जैसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन मान लेते हैं 2009 से माइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई, 2041 तक 2 करोड़ 10 लाख कॉइन बाहर आएंगे। बट क्या उसके बाद में बिटकॉइन ब्लॉकचेन यूज नहीं होगा? क्या उसके बाद में ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगे? होंगे। पर हमेशा माइनर्स जो होते हैं उन्हें हमेशा से कुछ ना कुछ ब्लॉकचेन में हर ट्रांजेक्शन पर मिलते रहते। सेम आफ्टर 21 नोड्स एक इकोसिस्टम डिजाइन होगा जहां पर हर दिन एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में जितने भी नेटिव कॉइन्स इकट्ठा होंगे गैस फीस के तौर पर, उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ नोड वैलिडेटर को ही मिलते रहेगा। रिवॉर्ड के स्वरूप आपको एमएसटीसी नेटिव कॉइन्स मिलते रहेंगे। और ये कब तक मिलते रहेंगे? जैसे 7 नवंबर 2044 तक मिंटिंग प्रोसेस स्टार्ट है। बट यहाँ पे एक ह्यूज डिफरेंस हमें समझना है। जब तक ब्लॉकचेन चलते रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी, आपको उस एड्रेस पे, डिसेंट्रलाइज एड्रेस पे जो आपने इंटीग्रेट किया है एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन के साथ में, वहाँ रिवॉर्ड के स्वरूप आपको गैस फीस जो इकट्ठा कर रही है एमएसटी ब्लॉकचेन, आपको हमेशा से वो मिलते रहेगा। तो चाहे आपने एक फ्रैक्शन क्यों न ली, आपको हमेशा नेटिव कॉइन्स जब तक एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन चलते रहेगा आपको वो मिलते रहेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है वो जनरेशनल अपॉर्चुनिटी है। बोलते हैं ना कि जनरेशन के लिए हम लोग कुछ ना कुछ करके रखते हैं। तो यहाँ पे जितने भी नए लोग आए आप मिनिमम एक फ्रैक्शन बाय कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको जितना ट्रस्ट है टेक्नोलॉजी पे, एमएसटी पे, जिन्होंने आप उनसे बैठ कर चर्चा कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कंपनी या जिन्होंने रेफर किया है वो कोई फोर्सिंग नहीं कर रहे। आपको अगर टेक्नोलॉजी समझ में आती है, ट्रस्ट है, तो आप भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में जो लिमिटेड समय के लिए अभी अपॉर्चुनिटी बची हुई है उसको ग्रैब कर सकते हैं। क्योंकि ये कुछ लोगों तक ही हम लोग जैसे आज लाइव सेशन कर रहे हैं कि 12,60,000 ही फ्रैक्शन है, हर तक तो ये अपॉर्चुनिटी पहुंच भी नहीं पाएगी। तो यहाँ पर ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ब्लॉकचेन में, जो सिर्फ और सिर्फ नोड वैलिडेटर्स को ही दी जाती है। टेक्निकल तरीके से हमने बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है, जिसकी वजह से नेशनल इंटरनेशनल क्लाइंट जो है, यूजर्स जो है वो इंटरेक्ट होंगे, डेवलपर्स, एंटरप्राइजेस, यूजर्स, गवर्नमेंट। इसके लिए ऑलरेडी एमएसटी इकोसिस्टम पूरी तरीके से इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। हम लोग यूजर्स हैं, नोड वैलिडेटर्स हैं, बट हम भी कहीं ना कहीं नोड वैलिडेशन प्रोसेस में सहभाग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फिजिकल मीटिंग्स, जूम मीटिंग्स कर रहे हैं। एंटरप्राइजेस, धीरे धीरे एंटरप्राइजेस, चाहे वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हो या बिग एंटरप्राइजेस हो, एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन यूज करेंगे तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट एमएसटीसी नेटिव कॉइन पर पड़ेगा। डेवलपर्स प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, हर सेकेंड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वहां पे भी एमएसटी नेटिव कॉइन्स का इंपॉर्टेंस होगा। गवर्नमेंट्स की अगर बात करूं, ऑलरेडी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट्स कोई प्रोजेक्ट्स ब्लॉकचेन पर लाना चाहेगी तो ऑब्वियसली एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन, भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन को जरूर एक बार देखेगी। एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में आने वाले समय में ये तर्क वितर्क की बातें अगर आता है तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट एमएसटीसी नेटिव कॉइन पर पड़ने वाला है। ब्रिज की ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट एमएसटी इकोसिस्टम ने बनाया है जो 25 दिसंबर 2025 को ऑलरेडी लाइव हो चुका है। ये सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी स्टोर करने का वैलेट नहीं है, योर गेटवे टू सिक्योर वेब थ्री ओनरशिप। वेब थ्री एक आने वाली सबसे बड़ी दुनिया है जिस जो ब्लॉक के साथ होती है, और वेब थ्री में यूजर के पास में 100% कंट्रोल होता है। आज तक हमारा कंट्रोल कहीं ना कहीं दूसरी जगह सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास है, बट ये जो दुनिया है वेब थ्री, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल्स यूज केसेस आएंगे और हर कोई इस पर ट्रस्ट करेगा। उस तरीके से ब्रिज की को डिजाइन किया गया है। फुल कंट्रोल ऑफ योर प्राइवेट की पूरे इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप नोड वैलिडेटर बनते हैं तो आपकी 12 सीक्रेट फ्रेजेस जो होते हैं वो आपको लिख के रखने हैं फिजिकली 4 से 5 जगह, क्योंकि वो अगर आपने खो दिए तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है एमएसटीसी नेटिव कॉइन्स को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये कॉइन कहाँ जाएंगे? ये कॉइन ब्लॉकचेन में ही रहेंगे, एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में, बट उसे कोई यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि 100% कंट्रोल यूजर के पास होता है। तो यहाँ पे कंपनी या अदर कोई पर्सन आपके एमएसटीसी नेटिव कॉइन्स को कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो डेड हो जाएगा ब्लॉकचेन में। फास्ट एंड सीमलेस ट्रांजेक्शन होंगे, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बनाया है, और इंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इस तरीके से ब्रिज की को डिजाइन किया गया है। 2 यूज केसेस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें एमएसटी ब्लॉकचेन में एक नाइट में हमने जो महाबलेश्वर में ट्रेनिंग की थी, हमें जो सर्टिफिकेट दिया गया वो ब्लॉकचेन किया गया। एनएफ मिंटिंग, बहुत बड़ा ब्लॉकचेन में एक इकोसिस्टम है जिसमें हमने डीसेंट, ये जो एक वेब थ्री वर्ल्ड का पहला रियलिटी शो था ब्लॉकचेन से रिलेटेड, जहाँ इंफॉर्मेशन इन सारी मिलती है, वो आप डिसेंट चैनल पर जाकर देखते हैं। और वहां पर आप देख सकते हैं वहां ब्रिज की और एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन के थ्रू कैसे प्रोटोकॉल्स के और प्रैक्टिकल तरीके से कैसे यूज किया गया। तो ऑलरेडी हमने पूरे वर्ल्ड को, इंडिया को बता दिया है कि हम लोग रेडी है, हमारा इंटरनेट टेस्टेड लाइफ है, चाहे वो सर्टिफिकेट्स हो, चाहे वो एनएफटी मिंटिंग हो, या जो भी प्रोटोकॉल्स यूज करना चाहते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आना चाहते हैं, जिसमें ईवीएम प्रोटोकॉल जो होता है, इथेरियम वर्चुअल मशीन, बहुत सारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है वो ईवीएम पर बने। तो हमारा भी एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन ईवीएम को सपोर्ट करता है। तो कोई भी अगर आपके नज़र में डेवलपर्स हो, उनको आप बता सकते हैं कि हमारा भी लेयर वन ब्लॉकचेन इथेरियम की तरह है। इस वजह से क्या होगा, यूज केसेस बढ़ेंगे और सारा इफेक्ट एमएसटीसी नेटिव कॉइन पर पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो अभी हमारी हुई है एफएसवी लैब के साथ में, जो एआई ब्लॉकचेन एंड फिनटेक प्रोडक्ट कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज है, क्योंकि पूरा जो वर्ल्ड है एज कम्पेयर टू अदर शिफ्ट ट्रांसफर हो जाएगा। सर्कल ने भी हमारे साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है। तो एक एक कर कर ये क्या हो रहा है, ये पार्टनरशिप हो रही है, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, इकोसिस्टम डेवलप हो रहे हैं, और हर जगह एमएसटीसी नेटिव कॉइन लगने वाले हैं। रिवॉर्ड जो चालू है उसमें हम लोग देखेंगे कि लास्ट आज का समय है जहाँ पर आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर कर इकोसिस्टम में 1 करोड़ रुपए तक अर्निंग कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं मेरे दूसरे मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का हम लोग डिस्कशन करेंगे जिस वजह से नोड वैलिडेटर क्यों इम्पोर्टेंट है।
और क्या आपको पार्टिसिपेशन करने के बाद में इम्पोर्टेंट चीजें मिलने वाली। तो सबसे पहले इकोसिस्टम में हमने ब्लॉकचेन समझा। ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेशन जो प्रोसेस है वो मैंडेटरी है, क्योंकि अगर नोड वैलिडेटर नहीं होंगे तो ब्लॉकचेन सिक्योर नहीं होगा, और सिक्योर नहीं होगा तो फिर कोई भी पर्सन उसे यूज नहीं करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको अगर आप को रिलेट कर पाए हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी से, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। जिसमें स्टार्टिंग में कर रहा हूँ एक ऐसे थॉट, एक ऐसे प्रोसेस से जिसने हर एक के माइंड में एक जगह बना ली है ऑलरेडी, और वो है सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड। ये दो दो वर्ड्स है, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। माई मनी इज इन द बैंक, सबका पैसा बैंक में डेफिनेटली। इट्स नॉट योर्स, इट्स नॉट इन द बैंक, एंड इट्स नॉट मनी। ये जो छोटे छोटे वर्ड्स है, अगर इनको आप समझ पाए तो ब्लॉकचेन, नोड वैलिडेशन, मिंटिंग प्रोसेस, नेटिव कॉइन्स, लेयर वन ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन का ही क्यों ग्रोथ होता है, इसके पीछे बहुत सारे मैकेनिज्म्स है, टेक्निकल वर्ड्स है। बट हम लोग जिस भ्रम में जी रहे हैं उसकी ये रियलिटी है। आज अनलिमिटेड प्रिंटिंग, उसके लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर इकोसिस्टम में हर चीज डिसेंट्रलाइज है, कैलकुलेटेड है। कोई एक पर्सन इस नेटिव कॉइन को, इस करेंसी को कंट्रोल नहीं कर रहा है। इट्स नॉट योर्स, बट यहाँ पर आप जिस इकोसिस्टम में है 100% ये आपका है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके सीक्रेट फ्रेज अगर आपने खो दिए तो उसको कोई यूज नहीं कर सकता। तो 100% कंट्रोल, 100% एसेट आप ही का रहेगा। वो ब्लॉकचेन में रहेगा बट कोई यूज नहीं कर पाएगा। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, बट अगर आप गहराई से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। इट्स नॉट इन द बैंक, बट यहाँ पे डिसेंट्रलाइज वैलेट में आपका एसेट रहेगा। आप 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद वो सीक्रेट फ्रेज अगर आपने किसी अपनों को दे दी, क्योंकि यहाँ तो नॉमिनेशन होता नहीं है, यहाँ पे आपके जो 12 सीक्रेट फ्रेज है आप जिन्हें भी देंगे वो उसे यूज कर पाएंगे। एंड इट्स नॉट मनी। अगर मैं बात करूं वर्चुअल डिजिटल एसेट, दुनिया में हर कोई उसे एक्सेप्ट कर चुका है। तो ये आपका एक्चुअल मनी है, रियल मनी है, डिसेंट्रलाइज मनी है। फुल कंट्रोल आपके पास है, एसेट भी आपके पास पूरा कंट्रोल में है। तो ये ब्लॉकचेन को दर्शाता है, मिंटिंग को दर्शाता है, हमारे एसेट को दर्शाता है, हम लोग जिसके लिए काम कर रहे हैं उसको दर्शाता है, हम लोग आज किस पर ट्रस्ट कर रहे हैं उसको दर्शाता है, और हमें किस पर आगे चल के ट्रस्ट करना है उसको दर्शाता है। और पूरे ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में इसी चीजों के वजह से पूरा वर्ल्ड इसे एक्सेप्ट कर रहा है और हम लोग भी इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको भी आप को रिलेट कर सकते हैं। हमने क्या करना चाहिए और हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस वजह से आपको पता चलेगा कि ये अपॉर्चुनिटी क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लेते हैं आने वाले 10 साल में जो बिगेस्ट वेल्थ ट्रांसफर हो रहा है हिस्ट्री में, क्या हम लोग सिर्फ उसे देख पा रहे हैं? क्योंकि मुझे नियर अबाउट 2013 या 14 में बिटकॉइन पता चला था, एक इकोसिस्टम आया था। तब मैंने इग्नोर किया, मैं बोला ये क्या फालतू की चीज है। और एक तो उसका वाइट पेपर समझ नहीं रहा था, पूरा बाउंसर हो रहा था, तब उतना ध्यान नहीं दे पाया था। बट अगर उस समय कोई प्रॉपर ऐसा जूम मीटिंग लेके या कोई एजुकेशन दे देता कि इसको आप समझिए, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ जो आज है एज कम्पेयर टू तब अगर मैं समझ जाता तो कहीं ना कहीं अच्छी होती। तो जूम मीटिंग्स, फिजिकल मीटिंग्स के थ्रू क्या हो रहा है, ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को समझ रहे हैं। और समझने के साथ में, क्योंकि अभी वो समय नहीं रहा कि समझते रहे पढ़ाई करते रहे, लर्निंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी आज दोनों अगर जो साथ में रहेगी वही इकोसिस्टम बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास में एक जो नोड वैलिडेटर की अपॉर्चुनिटी है, ये मुझे लगता है एक
एज अ कॉमन नोड वैलिडेटर आई एम नॉट, थोड़ी देर के लिए हम लोग डिस्कशन करते हैं कि नॉर्मल डिस्कशन, आई एम नॉट अ जूम प्रेजेंटर और आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, ऐसा ही नहीं है। नोड वैलिडेटर पूरे ब्लॉकचेन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हम लोग अगर एक बार नोड वैलिडेटर बनने के बाद कुछ कर भी नहीं रहे, देख भी नहीं रहे, बस उसको होल्ड करके रख रहे, बट इकोसिस्टम प्रॉपरली वर्क करता है। नहीं तो आज हम लोग कहीं जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वहां हमें डेली समय देना पड़ेगा, वहां कोई एक्सक्यूज नहीं है। और सर्विस सेक्टर में तो एक्सक्यूज ही नहीं दी जा रही। तो ब्लॉकचेन एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो कि इमोशनलेस होता है, बट वो ऑटोमेटिकली कोडिंग डिप्लॉय हो चुके हैं, जैसे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन। आपको डेफिनेटली या मुझे भी नेटिव कॉइन्स मिलते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे कंपनी को भी उतना ही वर्क करना पड़ता है जितना एक नोड वैलिडेटर या इसमें वर्किंग करने वाले, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम तो डेवलप होगा यूज केस पे, प्रोटोकॉल्स पे, डेवलपमेंट्स पे। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है, जिसमें एक अपॉर्चुनिटी जो कि ब्लॉकचेन को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अपने आप इम्पोर्टेंस रोल प्ले करने लगा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे पहले सारे लोग, मुझे लगता है कि गूगल यूज करते थे, मैं भी करता था, बट अब मैं ज्यादातर चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो अपडेटेड है, लेटेस्ट है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी जो सारी चीजें, टेक्नोलॉजी आएगी, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो भी इमोशनलेस है, या फिर वो ट्रेस करता है बहुत सारी चीजों को। बट वहां पे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कोई चीज लगेगी ट्रस्ट फैक्टर के लिए, तो पूरे दुनिया में एक ही चीज रहेगी, वो है ब्लॉकचेन। Every major technology's revolution create two group of people: those who adopt early and benefit, and those who wait until the opportunity become obvious. Definitely मैं भी था 2012-13 में, बट यहाँ पर एक डिफरेंस हमें समझना है। हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और नियर अबाउट 5,500 रुपीज का अगर एक फ्रैक्शन है, ये नॉर्मल है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग दो तीन लोग अगर कहीं खाना खाने भी चले गए तो उतना तो एक्सपेंसेस होता ही है। बट यहाँ पे आपको नियर अबाउट 7 नवंबर 2044 तक आपको नेटिव कॉइन्स मिलने वाले। नॉलेज अलग तरीके से तो मिलता ही मिलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टीचिंग मशीन्स टू थिंक, लर्न एंड एग्जीक्यूट टास्क फास्टर देन एवर बिफोर। जैसे कि मैंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सोचने को बताएगा, लर्न करने लगाएगा, एग्जीक्यूट करने लगाएगा, but blockchain is creating system where trust is built into the technology itself, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा। ब्लॉकचेन ही एक ऐसी चीज है जो ट्रस्ट फैक्टर को मेंटेन कर पाएगी। टुगेदर दे आर रीशेपिंग हाउ वी वर्क, बिल्ड बिजनेस, एक्सचेंज वैल्यू एंड सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम्स। अब एज कम्पेयर टू अदर लेयर वन ब्लॉकचेन, एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन को ही क्यों यूज करेंगे? सिंपल एक लॉजिकल क्वेश्चन है, बट जब हम लोग व्हाइट पेपर पढ़ेंगे तब वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट्स है। और पूरे दुनिया में जितनी भी गैस फीस लग रही है एज कम्पेयर टू अदर लेयर वन ब्लॉकचेन, हमारे ब्लॉकचेन में सबसे कम लगेगी, जिस वजह से नेटिव कॉइन होल्डर्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई सर्विस है, फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इसको अगर लॉजिकल तरीके से समझे, एमएसटी नेटिव कॉइन्स की कैसी डिमांड बढ़ेगी। अगर कोई भी घर में मैरिज होता है या बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, तो वो रिटेल किराना शॉप से कोई भी प्रोडक्ट्स बाय नहीं करते, वो होलसेल में जाएंगे या फिर ऐसे जगह जाएंगे जहाँ पे रेट्स कम है। तो ये एक सिंपल लॉजिक है, वहां पे पैसे बचते हैं। तो ब्लॉकचेन वर्ल्ड में अगर जैसे जैसे धीरे धीरे पता चलेगा कि लेयर वन ब्लॉकचेन ये भी है और अदर लेयर वन ब्लॉकचेन भी है, तो यहाँ पर जो हर दिन जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, यूज केस कर रहे हैं, प्रोटोकॉल सारे, वो हर पर्सन या हर ट्रांजेक्शन पे पैसे बचाना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो गैस फीस है एज कम्पेयर टू अदर लेयर वन ब्लॉकचेन, एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में कम लगेगी। और जब कम लगेगी तो हर किसी को डिमांड रहेगी एमएसटीसी नेटिव कॉइन। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर मैं बोलूँ जो सॉल्व कर रहा है एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन, जिसकी वजह से डायरेक्टली इफेक्ट एमएसटीसी नेटिव कॉइन के डिमांड पे पड़ेगा, और उसका इफेक्ट नोड वैलिडेटर को पड़ेगा, क्योंकि वही वो पर्सन रहेंगे जिन्हें रोज नेटिव कॉइन आएंगे। सो द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट इज यू डोंट नीड बिलियंस ऑफ डॉलर टू पार्टिसिपेट। हमारे इकोसिस्टम में ये लाइन परफेक्टली शूट होती है कि आपको कोई बिलियंस ऑफ डॉलर एज कम्पेयर टू अदर लेयर वन ब्लॉकचेन तो करना ही नहीं है। आपको थोड़ा सा इकोसिस्टम समझना है। 5-10 हज़ार रुपए एक नॉर्मल अगर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हम लोग करते हैं तो उसका ग्रोथ कितना होगा और इसमें क्या हो सकता है, वो आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है। आपको सिर्फ क्यूरियोसिटी चाहिए,
यू नीड नॉलेज, जो कि ऑलरेडी हमारे इकोसिस्टम में दिया जा रहा है। यू नीड द करेज टू लर्न व्हाट अदर्स आर इग्नोरिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आज जितने भी 72,000 नोड वैलिडेटर्स बने हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने करेज किया है और बहुत बाकी चीजें इग्नोर भी की है और इसमें एक डिसीजन लिया है। So right now, somewhere in the world, a startup is using AI to solve a problem that once required hundreds of employees. Somewhere else, blockchain is enabling secure transaction between peoples who have never met. ब्लॉकचेन में हम लोग आंख बंद कर कर ट्रस्ट कर सकते हैं कि हम लोग जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं है, फिर भी वो सारी चीजें हो रही है। द फ्यूचर इज नॉट बीइंग बिल्ड बाय पीपल हु नो एवरीथिंग, इट इज बीइंग बिल्ड बाय द पीपल विलिंग टू लर्न समथिंग न्यू। इसके लिए कॉलेजेस में एमएसटी इकोसिस्टम ऑडिटोरियम कर रहा है, ताकि जेनजेड, हम लोग जो डेवलपर इकोसिस्टम मैंने बताया था 4 मेन पिलर्स, उसमें डेवलपर्स है, तो डेवलपर्स कैसे आएंगे? तो ऑलरेडी जो है वो तो है, बट नए लोग डेवलपर्स आएंगे तो उनको अवेयरनेस देना पड़ेगा, जिस वजह से एमएसटी इकोसिस्टम कॉलेजेस में ऑडिटोरियम कर रहा है, नए जनरेशन को ब्लॉकचेन इसके बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं। कई एमओयूज हुए एमएसटी इकोसिस्टम्स के। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर एक डेवलपर्स क्रिएट करने वाले। ईयर्स फ्रॉम नाउ एआई एंड ब्लॉकचेन मे बी एज कॉमन एज द इंटरनेट इज टुडे। सेम हम लोग इंटरनेट के थ्रू ऑल ओवर इंडिया से कहीं ना कहीं लोग कनेक्टेड है, वर्ल्ड से भी कनेक्टेड है जूम मीटिंग के थ्रू। तो पहले तो इंटरनेट या जूम मीटिंग एक नॉर्मल पर्सन के लिए था ही नहीं कि क्या मीटिंग करेंगे ऑनलाइन, सही में होगा क्या। बट आज हम लोग बहुत नॉर्मली उसको यूज कर रहे हैं, ट्रस्ट फैक्टर तो 100% है ही, तभी हम लोग मीटिंग में कनेक्ट हो पा रहे हैं, सारी चीजें हैं। व्हेन दैट डे कम्स, वेयर यू विल स्टैंड। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मेरे लिए भी लागू होता है कि तब ऐसा समय आएगा जब ब्लॉकचेन को पूरी तरीके से 100 तरीके से यूज किया जाएगा और सारी चीजें, तो हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हम लोग वो पर्सन है जो डाउट कर रहे हैं या हम लोग प्रिपेयर्ड है? और मुझे ऐसा लगता है मोर देन 72,000 जो नोड वैलिडेटर्स है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और इस तरीके से इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। द फ्यूचर बिलोंग्स टू लर्नर्स, द बिल्डर्स एंड द इनोवेटर्स। जिस पर फोकस किया गया, स्केलेबिलिटी के ऊपर फोकस किया गया है, इकोसिस्टम को डेवलप करने के ऊपर। ये जो तीनों चीजें हैं, लर्नर, बिल्डर्स और इनोवेटर्स, ये ब्लॉकचेन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं लर्न कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई नए पर्सन आए तो एटलीस्ट वो समझ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करे नहीं करे ये इनकी बात है। बट कहीं ना कहीं हम बिल्ड भी करना चाह रहे हैं कोई प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हमारे इकोसिस्टम में, जो लोग अभी तक फिजिकल या सेंट्रलाइज में कर रहे थे, वो चाह रहे हैं कि हमारा इकोसिस्टम डिसेंट्रलाइज एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन पर आए। बहुत सारे इनोवेटर्स, हर किसी ने के पास एक आइडिया जरूर होगा, तो वो भी ब्लॉकचेन में लाकर आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वाज यस्टरडे, द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। यहाँ पर ये चीजें पूरी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को मुझे लगता है कि कोरिलेट हो सकती थी, इसलिए मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया। बाकी आप लोग डिसीजन ले सकते हैं जिसमें आप बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे इकोसिस्टम को समझ सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। ओवर टू माय को होस्ट, जय हिंद ईच एंड एवरीवन।